जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स वर्ष 2025 के एक प्रश्न के हल को देखने की कोशिश करेंगे। यह प्रश्न एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है, जो कि बुद्धिस्ट टॉपिक अर्थात बुद्धिज्म टॉपिक से रिलेटेड है। प्रश्न है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स वर हेल्ड एट द फॉलोइंग प्लेसेस, arrange them in correct chronological order and select the correct answer from the code given below। यहाँ पर हम लोगों से पूछा है कि जो 4 बौद्ध संगीतियाँ अर्थात बौद्ध सभाएं हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए थे भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, उनको आपको मतलब सही क्रम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अर्थात काल के अनुसार कि किस समय हुए हुई थी, समय के अनुसार सही क्रम में आपको सजाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अर्थात कालानुक्रम में, अर्थात एक काल समय के अनुसार एक क्रम में सजाने की स्थिति को हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। या जब हम लोग किसी भी चीज़ को काल के अनुसार घटनाओं को रख देते हैं कि कौन घटना कब हुई, उसके बाद कौन घटना हुई, उसके बाद कौन घटना हुई, तो इसी को हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, अर्थात कालानुक्रम में घटनाएं। तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए थे उनको रखना है और नीचे जो कूट दिए गए हैं उनकी सहायता से आपको अपने उत्तर को चयनित करना है अर्थात सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 4 बौद्ध संगीतियाँ सभाएं हुई थी, जो कि प्रथम सभा राजगृह में हुई थी, दूसरी सभा वैशाली में हुई थी, यहाँ पर तीसरी सभा पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी सभा कुंडलवन में हुई थी। तो इसको आप याद करने का एक ट्रिक भी बना सकते हैं कि जैसे कोई भी काम होता है तो राजा अपने घर से ही शुरुआत करेगा, क्योंकि राजा सबसे शक्तिशाली होता है। तो राजा का घर अर्थात राजगृह हो गया, तो पहली सभा राजगृह में हो गई। उसके बाद राजा है तो रानी भी होंगी, तो रानी अर्थात एक स्त्री का नाम होगा, तो यहाँ पर वैशाली ही केवल स्त्री का नाम आ रहा है, तो दूसरी सभा वैशाली में हो गई, तीसरी सभा पाटलिपुत्र में और चौथी सभा कुंडलवन में। तो आप इसको याद करने की ट्रिक बना सकते हैं कि राजा ने, मान लीजिए वैशाली एक स्त्री है, राजा उनके ऊपर मोहित हो गए, तो उनको वो क्या करते हैं, एक कुंडल देते हैं। कुंडल मतलब जिसको कि हम लोग कहते हैं कंगन भी कह सकते हैं। तो राजा ने वैशाली को पाटलिपुत्र में कुंडल दिया, तो राजा वैशाली नाम के स्त्री पर मोहित हो जाते हैं और पाटलिपुत्र में जब अपनी यात्रा के दौरान वो जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना एक कीमती कुंडल उस स्त्री को देते हैं प्रेम के रूप में। तो राजा ने वैशाली को पाटलिपुत्र में कुंडल दिया, अर्थात कुंडल वन हो गया कुंडल दिया से। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि प्रथम जो बौद्ध सभा हुई थी वह राजगृह में हुई थी, दूसरी सभा वैशाली में हुई थी, तीसरी सभा पाटलिपुत्र और चौथी सभा कुंडल वन में। तो इस तरह हम लोगों का जो विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा 2, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3। राजगृह में पहली सभा, दूसरी सभा वैशाली में, तीसरी सभा पाटलिपुत्र में, चौथी सभा कुंडलवन में। तो हम लोग कूट को देख रहे हैं। कूट में यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन बी, विकल्प बी कूट ब में सही क्रम मिल रहा है हम लोगों को 2, 1, 4, 3। तो इस तरह इस प्रश्न का सही विकल्प बी हो जाएगा। तो अब हम लोग अपने एक एक विकल्प को देखते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखने की कोशिश की है आंसर को, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन या आंसर। ब्रीफ मतलब होता है जैसे आप कहते हैं शॉर्ट आंसर से, जिसको आप कहते हैं लघु उत्तरी प्रश्न, अर्थात जिन प्रश्नों के उत्तर आप कुछ शब्दों में देते हैं उसको हम लोग ब्रीफ क्वेश्चंस या ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ आंसर्स भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि 2143 होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हम लोग कुछ जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति सत्यपानीक्यों, जो कि राजगीर मॉडर्न डे, इसको हम लोग राजगीर कहते हैं, बिहार में है, वहाँ पर मतलब हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं प्रथम जो बुद्ध संगीति या बौद्ध संगीति हुई थी वह जब भगवान महावीर जी की मृत्यु हुई थी। भगवान महावीर नहीं, गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। तो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु की घटना को हम लोग बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो जब गौतम बुद्ध भगवान की मृत्यु हुई थी तो उनकी मृत्यु के कुछ ही समय के पश्चात ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, अर्थात व्यवस्थित हुई थी। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध भगवान की मृत्यु लगभग 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो 483 ईसा पूर्व के आसपास ही प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तो आगे हम लोग देखते हैं
held under the patronage of King Ajatashatru of Magध एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय महाकश्यप। और उस समय राजाओं का शासन हुआ करता था। तो किस राजा के शासनकाल के दौरान या किस राजा के छत्र छाया में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, तो वह मगध के राजा अजातशत्रु थे। और इस प्रथम बौद्ध सभा की जो अध्यक्षता थी वह महाकश्यप जी ने की थी। महाकश्यप भगवान बुद्ध के डिसिपल अर्थात शिष्य थे। इनके बचपन का नाम पिप्पली था और यह भगवान बुद्ध के साथ सदैव रहते थे, तो इसलिए इनको भगवान बुद्ध के आचरण, उनकी दिनचर्या के बारे में बहुत नज़दीकी, बहुत गहराई से जानकारी थी। इसलिए जितने भी बाकी मॉन्क्स थे और जितने भी मतलब लोग थे वहाँ पे उस सभा को आयोजित करने में शामिल, उन सभी ने महाकश्यप जी को प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष चुन लिया, अर्थात इनको इलेक्ट कर लिया कि आप प्रिसाइडिंग करेंगे, अर्थात आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे इस काउंसिल के। तो इनको गौतम बुद्ध जी के दिनचर्या के बारे में पूर्णतः पता था और गौतम बुद्ध जी बहुत ही अनुशासन से रहते थे। तो महाकश्यप जी ने भी बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एस्टेटिसिज्म, ये सी है एस्टेटिसिज्म, अर्थात इसका अर्थ होता है वैराग्य, कि किसी चीज़ में आपको मोह माया नहीं रखना है। जैसे गौतम बुद्ध भगवान ने सभी भोग ऐश्वर्य की वस्तुओं की मोह माया को त्याग दिया था। तो ये भी क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, डिसिप्लिन में, अनुशासन में, कि जो कार्य जिस समय पर होना चाहिए और जिस तरह से जिस समय व्यवहार करना चाहिए उसी प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, वही कार्य उस समय पर होना चाहिए। और किसी भी चीज़ में आपको मतलब मोह माया नहीं रखनी है, अनुरक्त नहीं होना। जैसे सुंदर स्त्रियां हैं तो आपको सुंदर स्त्रियों के शरीर के आकर्षण पर मोहित नहीं होना है। एस्टेटिसिज्म अर्थात वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करना है, अनुशासन में रहना है, जैसे कि गौतम बुद्ध भगवान जी रहते थे। तो एस्टेटिसिज्म अर्थात किसी भी चीज़ में लिप्त ना होना, मतलब पूर्ण रूप से निर्मुक्त हो जाना, अर्थात मोह माया ना रखना, अर्थात वैरागी बन जाना। तो वैराग्य को इंग्लिश में हम लोग एस्टेटिसिज्म कहते हैं। उसके बाद मेडिटेशन मतलब होता है ध्यान। तो गौतम बुद्ध भगवान ध्यान भी करते थे अपनी दिनचर्या में। तो इन्होंने अर्थात महाकश्यप जी ने सभी मॉन्क्स के लिए मेडिटेशन पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया, एस्टेटिसिज्म पर भी जोर दिया और डिसिप्लिन पर भी जोर दिया, क्योंकि यह गौतम बुद्ध के साथ सदैव रहते थे। तो गौतम बुद्ध की दिनचर्या के बारे में इनको बहुत जानकारी थी और इस कारण लोगों ने इनको प्रथम बौद्ध संगीति का प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी नियुक्त किया, अर्थात इलेक्ट कर लिया। और यहाँ तक बताया जाता है कि गौतम बुद्ध जी इनको अपने समान स्टेटस अर्थात मतलब अपने समान सम्मान देते थे। और कई बार यह भी बताया गया है कि गौतम बुद्ध भगवान जो वस्त्र पहनते थे वह महाकश्यप जी के साथ वस्त्र साझा करते थे, अर्थात शेयर करते थे, अर्थात महाकश्यप जी कभी कभी गौतम बुद्ध जी के वस्त्र भी पहनते थे। गौतम बुद्ध जी उनको इतना सम्मान देते थे। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, तो रेसिटेशन, यहाँ पर रेसिटेशन है या कंपाइलेशन, अर्थात जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं थी उनको मतलब कि कलमबद्ध करना, उनको व्यवस्थित करके एक पुस्तक का रूप देना, जिससे कि उनकी शिक्षाएं मतलब समाज में व्याप्त रहें, लुप्त ना हो जाए, लोप ना हो जाए। क्योंकि गौतम बुद्ध भगवान जब तक थे तब तक वो क्या करते थे, मतलब ओरली शिक्षा देते थे, मतलब सभाएं कर के जगह जगह वो भ्रमण करते थे और वहाँ पर सभाएं आयोजन करते थे और लोगों को शिक्षाएं देते थे। तो जब भगवान बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद लोगों में मतलब यह विचार होता है कि गौतम बुद्ध भगवान की शिक्षाओं को कलमबद्ध किया जाए, अर्थात लेखनी की जाए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की, नहीं तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार मतलब रुक सकता है, भगवान बुद्ध के जो इतने महान कार्य हैं वो लुप्त हो सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से प्रथम बौद्ध संगीति होती है। और कॉम्पाइलेशन अर्थात यहाँ पर रचना की जाती है विनय की उपालि के द्वारा और सुत्त की आनंद के द्वारा। विनय क्या होता है, विनय अर्थात किस तरह व्यवहार करना है। तो विनय जो है वह जितने मतलब मॉन्क्स होते थे, नन्स होती थी, भिक्षु और भिक्षुणी, या आप कह सकते हैं साधु और
साध्विनी या सन्यासी सन्यासिनी, आप कुछ भी कह सकते हैं। इन लोगों के लिए किस प्रकार का जीवन जीना है और कौन कौन से नियम फॉलो करने चाहिए, किन अनुशासन में रहना चाहिए, इन सब के विषय में जानकारी उपाली को बहुत ही अच्छी तरीके से थी। उपाली भी गौतम बुद्ध भगवान के एक शिष्य थे, तो इनको भी बहुत अच्छी तरीके से जानकारी थी, पकड़ थी इस पे, इसलिए इन्होंने विनय की रचना करी, जिसको कि हम लोग विनय पिटक कहते हैं। तो विनय पिटक में मॉन्क्स और नन्स के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके बारे में बात की गई है, उनके रहन सहन, उनके आचरण के बारे में। और सूत्र में अर्थात ये संस्कृत के शब्द सूत्र से बना है। तो सूत्र मतलब होता है यहाँ पर, मतलब जिसमें सभी नियम कानून बताए गए हैं कि कैसे आपको बाहर लोगों के साथ रहना है। सूत्र, जिसको कि हम लोग सूत्र पिटक भी कहते हैं, इसकी रचना आनंद के द्वारा की गई थी। आनंद भी भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे। तो सूत्र पिटक में भगवान बुद्ध और उनके और भी जो शिष्य थे उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए या आम लोगों के द्वारा राजाओं के साथ जो बातचीत किया गया, सभाएं की गई, उन सब में जो ज्ञान की बातें थी, ज्ञान के जो विषय थे, उन सब की मतलब कॉम्पाइलेशन की गई, अर्थात संकलन किया गया है सूत्र पिटक में। जिस सूत्र को सूत्र पिटक कहते हैं, जिसकी रचना आनंद ने की थी, और विनय अर्थात विनय पिटक जिसकी रचना उपाली ने की थी। ये दोनों भगवान बुद्ध के शिष्य थे। तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों मिलकर हम लोगों का बनाते हैं यहाँ पर त्रिपिटक, जो कि बुद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र कॉम्पाइलेशन है, अर्थात एक कलेक्शन ऑफ सीरीज है आप कह सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मतलब मानी जाती है, एनसाइक्लोपीडिया आप कह सकते हैं एक तरीके से बौद्ध धर्म से संबंधित। उसमें आपको बहुत जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो हम लोगों ने देखा कि प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप जी की अध्यक्षता में हुई थी, और प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक और सूत्र पिटक की रचना महाकश्यप जी के देखरेख में की गई, जो कि उपाली के द्वारा और आनंद के द्वारा की जाती है। अब हम लोग सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, द्वितीय बौद्ध संगीति के विषय में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, द्वितीय बौद्ध संगीति, यह 383 ईसा पूर्व लगभग की 100 वर्ष बाद होती है। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु के 100 वर्ष बाद लगभग होती है, और यहाँ पर यह होती है वैशाली में, जो कि बिहार में ही स्थित एक स्थान है। आगे हम लोग देख रहे हैं जो द्वितीय बौद्ध संगीति होती है वह पैट्रोनेज ऑफ किंग कालाशोक, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग राजवंश के राजा होते हैं कालाशोक, उनकी छत्रछाया, उनकी मतलब आप कह सकते हैं किंगशिप में हुई थी, अर्थात जब वो वहाँ के राजा थे तब हुई थी, वैशाली के राजा थे तब हुई थी वह। एंड वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय सबकामी, और सबकामी ने दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबकामी कौन थे। तो सबकामी एक मॉन्क थे, अर्थात एक भिक्षु थे। तो सबकामी एक बौद्ध भिक्षु थे जो कि स्थविरवाद अर्थात स्थविरवाद अर्थात एंशियंट ट्रेडिशंस, अर्थात भगवान बुद्ध के समय की जो मतलब आप कह सकते हैं ट्रेडिशन से थे, रीति रिवाज कस्टम से, उसी के समर्थक थे। अर्थात जिस प्रकार के नियम शुरुआत में थे उसी प्रकार के नियम वह चाहते थे, वह नियमों में कोई बदलाव नहीं चाहते थे। तो इसी को हम लोग मतलब पाली भाषा में अर्थात बौद्ध धर्म में स्थविरवाद कहते हैं, अर्थात पुरानी परंपराओं का समर्थक। तो आगे हम लोग देखते हैं दूसरी जो बौद्ध संगीति थी उसके मतलब आयोजन का उद्देश्य जो था टू रिजॉल्व डिफरेंसेस इन रूल्स। विनय में 10 ऐसे प्रैक्टिसेस अर्थात ऐसी मतलब व्यवहार की बातें थी मॉन्क्स और नन्स के लिए जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल थी, अर्थात जिन पे विवाद था। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए जो मतलब बौद्ध भिक्षुओं का जो संघ हुआ करता था, भिक्षुणियों का जो संघ हुआ करता था, उसमें यह एक विवाद का बात बन गया था कि यह परंपराएं सही नहीं है। कुछ लोग कहते थे सही है, कुछ लोग कह रहे थे कि सही नहीं है। तो इसी विवाद को सुलझाने के लिए दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है,
और मॉन्क्स के बीच में इसी बात को लेके क्या होता है कि विवाद रहता है। तो इसी विवाद को खत्म करने के लिए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है, और इसका जो परिणाम आता है वह होता है कि आफ्टर दिस काउंसिल द बुद्धिस्ट संघ वाज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन। परिणाम यह होता है कि बुद्ध जो संप्रदाय है या धर्म है वह दो शाखाओं में बंट जाता है। पहला संप्रदाय होता है वह होता है थेरवाद, जिसको कि हम लोग स्थविरवाद भी कह सकते हैं। मतलब जो कि पुरानी परंपरा के समर्थक थे कि पुरानी परंपरा जिस प्रकार चल रही है उसी प्रकार चलती रहे। और जो दूसरे सेक्ट के लोग थे वह थे महासंघिका, अर्थात वह मतलब कुछ उसमें बदलाव चाहते थे, कुछ मतलब मॉडर्नाइजेशन चाहते थे रूल्स रेगुलेशंस में। तो अब हम लोग थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को देखते हैं। तीसरी बुद्ध संगीति या बौद्ध संगीति यह पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसको कि प्रेजेंट डे में हम लोग पटना भी कहते हैं। लगभग 250 ईसा पूर्व में हुई थी। तो हम लोग देख रहे हैं जो तीसरी बौद्ध संगीति है वह पैट्रोनेज ऑफ एम्परर अशोका अर्थात अशोका के शासनकाल के दौरान में हुई थी और प्रिसाइडेड ओवर बाय द रिनाउंड बुद्धिस्ट मॉन्क मोगलीपुत्र टिस्सा। मोगलीपुत्र टिस्सा के अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी और सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान हुई थी। मोगलीपुत्र टिस्सा यह एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित एक भिक्षु थे जो कि थेरवाद बुद्धिज्म के समर्थक थे या उसको स्थापित करने वाले थे, आप कह सकते हैं एक प्रकार से। अर्थात पुरानी परंपराओं के समर्थक ये भी थे मोगलीपुत्र टिस्सा। तो आगे हम लोग देखते हैं तीसरी बौद्ध संगीति को आयोजित करने का जो मूल उद्देश्य था वह था प्राइमरी पर्पज वाज टू प्यूरिफाई संघ एंड फाइनलाइज द त्रिपिटक, कि जो संघ में व्याप्त कुरीतियाँ हो गई हैं समय के साथ उसको समाप्त किया जाए, उसका शुद्धिकरण किया जाए अर्थात उसमें सुधार किया जाए और त्रिपिटक की रचना को पूर्ण किया जाए। त्रिपिटक 3 मतलब भागों से मिलकर बना है, जिसको कि हम लोग विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधर्म पिटक कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा विनय पिटक और सूत्र पिटक के बारे में ऊपर कि यहाँ पर विनय पिटक की रचना यहाँ पर हम लोगों ने देखी थी। यहाँ पर विनय पिटक की रचना उपाली के द्वारा की गई है, सूत्र पिटक की रचना आनंद के द्वारा की गई है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं कंपाइलेशन लिंक्ड टू अभिधम्म इन थेरवाद ट्रेडिशन। तो ये जो मोगलीपुत्र टिस्सा थे यह भी थेरवाद ट्रेडिशन के समर्थक थे, अर्थात पुरानी परंपराओं के समर्थक थे। तो इनके मतलब अध्यक्षता में अभिधम्म पिटक की भी रचना पूर्ण होती है और इनके अध्यक्षता में यह सम्राट अशोक को मतलब क्या करते हैं, मतलब सम्राट अशोक को इस बात के लिए राजी कर लेते हैं, मना लेते हैं कि विदेशों में भी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करना चाहिए, उसके लिए राजदूतों को मिशंस को भेजना चाहिए, मिशनरियों को भेजना चाहिए। तो मतलब इनके समय पे फॉरेन में अब्रॉड में मिशंस भेजे गए, बुद्धिस्ट मिशनरीज भेजे गए बुद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए। तो अब हम लोग चौथी बौद्ध संगीति के विषय में देखने की कोशिश करते हैं। यह कुंडलवन में हुआ था जो कि श्रीनगर कश्मीर में है और लगभग 72 AD अर्थात 72 ईस्वी में हुआ था। फर्स्ट सेंचुरी में आप कह सकते हैं एक प्रकार से, लगभग फर्स्ट सेंचुरी के दौरान हुआ था। तो आगे हम लोग देख रहे हैं जो चौथी बुद्ध संगीति है वह पैट्रोनेज ऑफ कुषाण किंग कनिष्क के शासनकाल के दौरान हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है कनिष्क भी, एम्परर अशोक भी। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रिसाइडेड ओवर बाय वसुमित्र एंड वाइस प्रेसिडेंट बाय अश्वघोष। तो इसकी अध्यक्षता वसुमित्र जी ने की थी और इसके जो सह अध्यक्ष थे अर्थात वाइस प्रेसिडेंट थे वह अश्वघोष थे। तो वसुमित्र जो थे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वसुमित्र, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वसुमित्र भी एक मॉन्क थे, आप कह सकते हैं मॉन्क, फिलोसोफर, स्कॉलर, आप ये सभी कह सकते हैं। और ये सर्वष्टिवाद स्कूल के मतलब क्या थे, समर्थक थे। और इनकी जो मतलब योगदान है वह महावी भाषा की रचना में इनका काफ़ी योगदान है। और महावी भाषा को हम लोग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म भी कहते हैं। तो आप इन विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक को मिलाकर जो हम लोगों का त्रिपिटक बनता है, जिसको कि हम लोग थ्री बास्केट्स भी कहते हैं,
तो उसको भी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म कह सकते हैं, और महावीर भाषा को भी हम लोग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म कहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो अश्वघोष हैं, अश्वघोष यह भी बुद्धिस्ट मॉन्क फिलोसोफर आप कह सकते हैं, और इन्होंने रचनाएं भी की हैं, कविताएं भी लिखी हैं। तो इन्होंने कनिष्क के शासन काल के दौरान एक कोर्ट पोएट अर्थात दरबारी कवि के रूप में भी कार्य किया है, और कनिष्क के स्पिरिचुअल एडवाइजर अर्थात आप कह सकते हैं आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है, जो कि यहाँ पर है अश्वघोष। अश्वघोष को हम लोग फादर ऑफ संस्कृत कह सकते हैं, फादर ऑफ संस्कृत ड्रामा अर्थात संस्कृत नाटकों के पितामह के रूप में भी इनको हम लोग जानते हैं, और इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है, जो कि संस्कृत भाषा में। इसके पहले मतलब जो सभी ग्रंथ हुआ करते थे वो अधिकतर पाली भाषा में लिखे जा रहे थे, लेकिन इन्होंने एक मतलब संस्कृत भाषा को सेलेक्ट किया अपनी रचनाओं को लिखने के लिए, और इस तरह इन्होंने बुद्धिस्ट लिटरेचर को मतलब काफ़ी हाई लेवल पर पहुंचा दिया था। संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हुए इन्होंने बहुत महान रचनाएं लिखी, जिसमें से बुद्ध चरित्र एक है, अर्थात भगवान बुद्ध के जीवन की चरित्र के बारे में, उनके कई जन्मों के बारे में उसमें बताया गया है। तो यह काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं रचना है, जो कि अश्वघोष जी के द्वारा लिखा गया है, और इनको हम लोग फादर ऑफ संस्कृत ड्रामा भी कहते हैं, और यह आप कह सकते हैं महायान बुद्धिज्म से संबंधित थे। आगे हम लोग देखते हैं एट दिस काउंसिल बुद्धिज्म स्प्लिट इनटू हीनयान एंड महायान, और इस संगति में बुद्ध धर्म दो भागों में और बच जा रहा है, हीनयान और महायान। तो महायान जो भाग है उसके समर्थक यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अश्वघोष जी होते हैं, और स्कूल्स एंड कमेंट्रीज वर रिटन ऑन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो बुद्ध धर्म से संबंधित जो मतलब आप कह सकते हैं लेख थे, शास्त्र थे, उन पर कमेंट्री टीका टिप्पणी की गई, जैसे कि सर्वस्टिवादीन रिडक्शन स्कूलेस्टिक वर्क्स लाइक महावीर भाषा, और ऐसी रचनाएं मतलब टीकाएं की गई, कमेंट्री की गई, जैसे कि महाभाषा हो गया, और सर्वस्टिवादीन रिजेक्शन अर्थात मतलब सर्वस्टिवादीन पर फिर से क्या किया गया, संपादन किया गया, मतलब उसके बारे में फिर से नियम आपको मतलब जानने को मिले, कुछ बदलाव किए गए, जो भी पुराने टेक्स्ट थे, पुराने लेख शास्त्र उसमें कुछ नई बातें जोड़ी गई, पुरानी बातों में कुछ संशोधन किया गया, यही किया गया। तो इस तरह हम लोगों ने अपने इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।